हाय एवरीवन, फिर से आप सभी के लिए न्यू और इंटरेस्टिंग चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लो। तो ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड रुआन के साथ होती है, जो कि यहाँ अपने वेडिंग ड्रेस में अपने हस्बैंड के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए रेडी हो रही होती है। जैसे ही रुआन का हस्बैंड लू यहाँ पर आता है, वो उसे स्मेल करने लगता है और कहता है कि वाइफ तुम तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो, पर रुआन तो उसे बहुत ज्यादा डर रही होती है। फिर वो उसे अपने साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर आ जाता है, जहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स लू का इंटरव्यू लेने के लिए आए होते हैं, क्योंकि अचानक से वो बहुत ज्यादा अमीर हो गया है और उसकी कंपनी बिलियंस की हो गई है। सभी रिपोर्टर यहाँ पर लू की बहुत तारीफ कर रहे होते हैं कि वो कितना ज्यादा अच्छा है, जो इतना अमीर होने के बाद भी अपनी वाइफ को इतना ज्यादा प्यार कर रहा है। फिर रिपोर्टर लू से इस बारे में पूछने लगते हैं कि उसे अचानक से अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा सक्सेस कैसे मिली, तो वो सारा क्रेडिट अपनी वाइफ यानी कि रुआन को देने लगता है। और फिर जैसे ही वो उसे किस करने वाला होता है, तभी इतने में रुआन को कोई पीछे से चाकू मार देता है और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी स्टेप सिस्टर यूवे होती है। और वो इस बात से बहुत ही जेलस होती है कि रुआन ने लू से शादी करी और वो इतनी अमीर हो गई, और जबकि उसने तो एक रिचेस्ट मैन से शादी करी थी और उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई और आज वो बहुत ही गरीब है। यूवे कहने लगती है कि ये जगह मेरी होनी चाहिए थी, तुम्हारी नहीं, मुझे ये लाइफ जीनी थी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर रुआन तो मरने लगती है और वो सोचती है कि इसे क्या लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और अपनी लाइफ में विनर बन चुकी हूँ। बिल्कुल भी नहीं, अगर मुझे दोबारा चांस मिलेगा तो मैं ऐसी जिंदगी बिल्कुल नहीं जीना चाहूंगी और इससे बेहतर तो मैं मरना ही पसंद करूंगी। फिर यहाँ पर यूवे भी अपने आप को चाकू मार लेती है और वो भी रुआन के साथ मर जाती है। पर फिर इसके बाद हम देखते हैं कि रुआन का फिर से रीबर्थ हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसकी स्टेप मॉम यहाँ पर उसे शादी के लिए फोर्स कर रही होती है और उसे मैरिज सर्टिफिकेट देते हुए बता रही होती है कि उसे अब लू फैमिली में शादी करनी होगी। रुआन ये सुनते के साथ ही शॉक हो जाती है और समझ जाती है कि मेरा फिर से रीबर्थ हुआ है और मैं उस टाइम पर पहुंच गई हूँ जब मेरी और लू की शादी तय हुई थी, यानी 1 साल पहले। वो सोचती है कि नहीं, मुझे दोबारा से उस लू से शादी नहीं करनी है, चाहे जो हो जाए। उसकी स्टेप मॉम यहाँ पर उसे ये सर्टिफिकेट लेने के लिए फोर्स कर रही होती है। इतने में यहाँ पर यूवे आ जाती है और वो जल्दी से उस मैरिज सर्टिफिकेट को लेकर साइन कर देती है और कहती है कि लू फैमिली में मैं शादी करूंगी। रुआन ये सुनकर शॉक होती है और सोचती है कि क्या ये भी रीबॉर्न हुई है, नहीं तो ये आखिर रिचेस्ट मैन को छोड़कर उस लू से शादी करने के लिए क्यों बोल रही है। यूवे मन ही मन बहुत ही खुश हो रही होती है कि अब मैं वो पुरानी वाली जिंदगी वापस नहीं जीऊंगी और लू से शादी करने के बाद एक दिन मैं उसकी अमीर वाइफ बनूंगी। तभी यूवे की मॉम उसे चिल्लाती है कि तुम क्या पागल हो चुकी हो, मैंने तुम्हारे लिए इतने अमीर लड़की का रिश्ता रोक के रखी थी और तुम होके इस गरीब बंदे से शादी करना चाह रही हो। तो यूवे कहती है कि मॉम आप बिल्कुल नहीं जानती हो, वो जीचंग आज अमीर है तो क्या हुआ, उसकी फैमिली एक दिन गरीब हो जाएगी, वो बैंकरप्ट हो जाएगा और मुझे लू के ऊपर पूरा यकीन है, वो अपनी मेहनत से बहुत ही फेमस कंपनी का सीईओ बनेगा और मैं उसकी रिचेस्ट वाइफ बनूंगी। और फिर यूवे उस दूसरे वाले मैरिज सर्टिफिकेट को रुआन को देने लगती है और कहती है कि देखो, रिचेस्ट फैमिली में शादी का ऑफर मैं तुम्हें दे रही हूँ सिस्टर, देखो इतना अच्छा ऑफर तुम्हें कहीं मिल ही नहीं सकता है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तो रुआन को याद आता है और वो सोचती है कि हाँ, इसने जो रिचेस्ट मैन से शादी करी थी इसने भी थोड़ी ना कोई अच्छी लाइफ बिताई थी, उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी। फिर रुआन ये सर्टिफिकेट ले लेती है और कहती है कि ठीक है, मैं ये फैमिली में शादी करने के लिए रेडी हूँ। और वो जाते हुए यूवे से कहती है कि वैसे फिर तुम बाद में रिग्रेट मत करना। तो यूवे कहती है कि ठीक है, मुझे कोई रिग्रेट नहीं होने वाला। तो फिर रुआन कहती है कि ठीक है सिस्टर, मैं तुम्हें हैप्पी मैरिज लाइफ विश कर रही हूँ। और फिर ये सोचने लगती है कि वापस से रीबॉर्न होकर मैं उस लू से शादी करने से बेहतर है कि गरीब लाइफ जीना ज्यादा पसंद करूंगी। ये सोचकर वो चली जाती है। फिर हम यहाँ पर हमारे मेल लीड जीचेंग को देखते हैं, जो कि इस शहर का रिचेस्ट मैन है। उसका असिस्टेंट उसे रुआन की फोटो देता है और बताता है कि बॉस यही वो लड़की है जिससे आपकी फैमिली ने आपकी शादी फिक्स करें। तो फिर जीचेंग उसका फोटो देखते हुए सोच रहा होता है कि वो एक गोल्ड डिगर लड़की है जो कि पैसों के लिए उससे शादी कर रही है। फिर वो रुआन का फोटो जलाते हुए कहने लगता है कि वेडिंग वाले दिन मैं उन लोगों को बहुत ही बड़ा गिफ्ट देने वाला हूँ। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि रुआन और यूवे दोनों ही स्टेप सिस्टर्स की वेडिंग वाला दिन आ जाता है। तभी यूवे यहाँ रुआन से कहने लगती है कि सिस्टर, आज हमारी वेडिंग है तो आज कितना भी कुछ हो जाए तुम्हें रोना ही क्यों ना आ रहा हो, लेकिन अच्छे से अपने आप को कंट्रोल करके रखना। और फिर वो बड़ी खुश हो रही होती है। तो रुआन सोचती है कि ये आज जितनी खुश है काश ये बाद में भी इतनी खुश हो, जब वो लुइस के हाथ काट कर इसका खून निकालेगा तब भी। फिर बाहर से आ जाती है कि ग्रूम पहुंच चुका है। तो रुआन जैसे आगे बढ़ने करती है तो यूवे उससे पहले आगे जाती है और जैसे लोग बाहर आते हैं तो लुई तो यहाँ पर वेडिंग के लिए पहुंच जाता है, पर रुआन का होने वाला हस्बैंड जीचेंग अभी तक आया नहीं होता है। तो सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि लू फैमिली ये फैमिली से गरीब है तो क्या हुआ, कम से कम ये लोग ज्यादा सिंसियर है जो यहाँ वेडिंग के लिए ग्रूम खुद ही प्रेजेंट हुआ है और वो रिचेस्ट मैन का बंदा तो अभी तक खुद यहाँ पर आया भी नहीं, लगता है वो बस नाम की शादी कर रहा है। हम देखते हैं कि लू ने शादी में देने के लिए ब्राइड प्राइस में बहुत सारे पैसे का कार्ड लाया होता है। ये देखकर यूवे के मॉम डैड तो खुश होने लगते हैं और यूवे यहाँ पर फिर रुआन को बातें सुनाने लगती है कि सिस्टर तुम कितनी अनलकी हो ना, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड ना खुद यहाँ पर आया ना वो ब्राइड प्राइस लाया और मेरा वाला देखो कितना कुछ लाया है।
रुआन मन में सोचती है कि वो इतने सारे पैसे इसलिए दे रहा है ताकि फिर वो अपनी फैमिली के साथ मिलकर तुम्हें टॉर्चर जो करेगा। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि रुआन की जब लू के साथ शादी हुई थी तो वो अपनी मॉम के साथ मिलकर उसका हाथ काट कर उसका खून निकाल रहा था, और ये खून का सेक्रीफाइस वो दे रहा था ताकि वो अमीर हो सके और उसकी कंपनी की स्टॉक प्राइस बढ़ सके। इसी के साथ ही फ्लैशबैक खत्म होता है और रुआन सोच रही होती है कि इसी वजह से लू फैमिली अमीर हो पाई थी। अब तभी रुआन के डैड बहुत ही गुस्सा होने लग जाते हैं कि हे फैमिली यहाँ पर आए भी नहीं और ना कुछ ब्राइड प्राइज लाए। और फिर स्टेप मॉम तो खुश होने लग जाती है कि लेकिन मेरा सन इन लॉ तो कितना अच्छा है, इसने तो बहुत कुछ लेकर आया है। तो रुआन सोचने लगती है कि पिछली लाइफ में उसने जीचिंग को सिर्फ एक ही बार देखी थी और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ इसे कभी पता ही नहीं चला था। फिर इतने में जीचिंग यहाँ पर पहुंच जाता है और कहता है कि मैं वेडिंग के लिए आ गया। तभी इतने में सारे जो लोग यहाँ प्रेजेंट होते हैं वो लोग उसकी फैमिली के बारे में न्यूज देखते हैं कि उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है, और ये न्यूज रुआन के डैड और स्टेप मॉम भी देख लेती है। और फिर जीचिंग उनसे कहने लगता है कि अरे मैं कितना अनलकी हूँ, शादी वाले दिन ही मेरी फैमिली बैंकरप्ट हो गई, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, मैंने आप लोगों के बारे में सुना कि आप सॉन्ग फैमिली की डॉटर बहुत ही ज्यादा लकी है, तो क्यों ना मेरी शादी होने के बाद मैं बाद में अमीर हो जाऊंगा, और मेरी वाइफ से शादी करने के बाद क्या पता मेरे ऊपर जो 50,000 का कर्जा है वो भी पूरा हो जाए। रुआन के डैड को इस बात पर गुस्सा आने लगता है और यहाँ पर जो भी लोग होते हैं वो सभी इसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये तो बैंकरप्ट हो चुका है और इतना गरीब है, आखिर क्या सॉन्ग फैमिली अपनी बेटी की शादी से कर देंगे। तभी जीचिंग रुआन की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि वाइफ चलो हम लोग जल्दी से चर्च जाके शादी कर लेते हैं, टाइम हो चुका है। और वो मन में सोचता है कि मैंने जो अपनी बैंकरप्ट वाली झूठी न्यूज फैलाया हूँ, आखिर ऐसे गरीब बंदे से कौन शादी करेगा, और ये तो पैसों की लालची लड़की है। तभी रुआन मन में सोचती है कि पिछली लाइफ में मैं इतना सफ़र कर रही थी कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था ये सोचने का कि ये फैमिली कैसे बैंकरप्ट हुई थी, लेकिन देखा जाए तो बैंकरप्ट होने के बाद भी ये इतना ज़्यादा शांत कैसे है। तभी इतने में युवे यहाँ पर रुआन को ताने सुनाने लगती है कि सिस्टर अब जीचिंग बैंकरप्ट हो चुका है तो अब तुम क्या इससे शादी करने का नहीं सोच रही हो। रुआन मन में सोचती है कि लू जैसे साइको और लालची बंदे से शादी करने से अच्छा है कि मैं जीचिंग जैसे गरीब बंदे के साथ शादी कर लूं जिसके पास कुछ भी नहीं है। और फिर वो जीचिंग को अपने हाथ देने वाली होती है, पर तभी रुआन के डैड उसे चिल्लाने लगते हैं कि तुमने ऐसा लड़का चुनी हो शादी के लिए। वो जीचिंग से कहते हैं कि तुम जो कि बैंकरप्ट हो चुके हो, तुमने अपना मुंह उठा के यहाँ पर आए कैसे कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाऊंगा, मैं शादी को अभी इसी वक्त तोड़ रहा हूँ। तभी इतने में एक लेडी कहने लगती है कि अगर सॉन्ग फैमिली आप इस तरीके से शादी तोड़ेंगे किसी के बैंकरप्ट होने पर तो कोई आखिर आप लोगों के साथ कैसे काम करेगा। तभी स्टेप मॉम यहाँ पर रुआन के डैड को समझाने लगती है कि आखिर हस्बैंड क्या ही प्रॉब्लम है। और फिर स्टेप मॉम रुआन से कहने लगती है कि तुम्ही ने इस शादी के लिए हाँ बोली थी ना, तो अगर अब तुम्हारा हस्बैंड बैंकरप्ट हो गया है तो क्या तुम इससे शादी नहीं करोगी। रुआन तुरंत ही कह देती है कि मैं जीचिंग से शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर रुआन के डैड उसे गुस्से में कह देते हैं कि अगर तुमने इस गरीब लड़के से शादी करी ना तो आगे तुम बहुत ही सफर करोगी और फिर हम तुम्हें कोई अपनी बेटी नहीं मानने वाले, समझ गई। फिर जीचिंग रुआन से फिर से पूछता है कि क्या तुम सच में मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो। तो फिर वो उसका कोट पकड़ती है और कहती है कि क्या अब तुम इस शादी से पीछे हट रहे हो। तो फिर ये बताने लगता है कि देखो अब मेरी फैमिली सच में बैंकरप्ट हुई है और मेरे ऊपर बहुत ही कर्जा भी चढ़ गया है। पर तभी रुआन तो जल्दी से उसे किस कर लेती है और फिर उसे बताती है कि मैं तुम्हें आज ही से अपना हस्बैंड मानने के लिए तैयार हूँ और हर हाल में शादी के बाद तुम्हारे साथ लाइफ बिताने के लिए तैयार हूँ। फिर जीचिंग तो खुश हो जाता है और तुरंत ही रुआन को उठाकर यहाँ से लेके जाने लगता है और कहता है कि जब मेरी वाइफ रेडी है तो फिर मैं इस शादी के लिए मना नहीं करने वाला। और फिर उसके बाद जीचिंग रुआन को अपने साथ अपने नए घर पे ले आता है और यहाँ पर उसका असिस्टेंट आते के साथ ही उससे मिस्टर येन कहने लगता है। तो जीचिंग उसे तुरंत ही इशारा करता है। फिर वो कहता है कि अरे हाँ, आप तो मिस्टर येन के सिस्टर के नीस के नीफ्यू हैं, आप बताएं आपको घर कैसा लगा। तो रुआन कहती है कि तुम्हारे तो बहुत ही बड़े कनेक्शन हैं। फिर ये लोग अंदर घर देखते हैं और घर देखते के साथ ही जीचिंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि ये कैसी जगह तुमने मेरे लिए रहने के लिए ढूंढे हो। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपने तो कहा था ना कि मैं बहुत ही बेकार सी खराब सी रहने की जगह ढूंढूं ताकि मिस रुआन डर के आपसे भाग जाए। जीचिंग कहता है कि कहा था, लेकिन अब क्या मैं ऐसी जगह पे रहूंगा। फिर रुआन इस घर को अच्छे से देख रही होती है और इसके रिएक्शन से जीचिंग सोचता है कि लगता नहीं कि इस पैसों की लाची लड़की को ये जगह पसंद आएगी और अब मुझे और एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी रुआन से कहती है कि जीचिंग की घर तो कितना ज्यादा अच्छा है, जितना मैंने एक्सपेक्ट करी थी उससे कई ज्यादा अच्छा, और हमारे पास तो हाथ और पैर है, हम अपने आगे की लाइफ बहुत ही अच्छी बनाएंगे। तो ये शौक होकर पूछता है कि हम लोग। तो कहती है कि तो क्या, ये हमारा नया घर है, हाँ हम लोग गरीब है तो क्या हुआ,
लेकिन हमारे पास जरूरत की चीजें हैं जिससे हम इस घर को अच्छा बनाएंगे। और फिर वो तुरंत ही कुछ डेकोरेटिंग वाली चीजें निकालती है और कहती है कि देखो मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ, और वो तुरंत ही उसे लगाने के लिए चली जाती है। जीचंग तो बहुत ही खुश हो जाता है और स्माइल करने लगता है। और फिर असिस्टेंट कहता है कि बॉस, हमने जैसा मिस रुआन के बारे में सोचा था ये तो उससे बिल्कुल ही अलग निकली। जीचंग कह देता है कि तुम जाके ग्रैंडपा को कह देना कि मैं वापस नहीं जाने वाला हूँ, मैं यहीं पर रहूंगा। और फिर जैसे ही रुआन जीचंग को हेल्प करने के लिए बुलाती है तो ये जल्दी से उसके पास जाता है। तभी रुआन का यहाँ पैर स्लिप हो जाता है, वो गिरने लगती है तो ये उसे कैच कर लेता है। और फिर रुआन उसे ऐसे देखकर शाय फील करती है और जल्दी से उससे दूर हो जाती है। कहती है कि चलो अब तुम लंबे हो ना तो ये काम तुम्हारा है, तुम इसे अच्छे से वॉल पे लगा दो। ऐसा बोलकर वो भाग जाती है और जीचंग अभी भी स्माइल किए जा रहा होता है। असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस, मैं पहली बार आपको इतना स्माइल करते हुए देख रहा हूँ। तो जीचंग कहता है कि तुम मुझे देखना बंद करो और जाओ यहाँ से। फिर असिस्टेंट यहाँ से चला जाता है और जीचंग वॉल पे वो सारे स्टिकर चिपका देता है। और रुआन भी अपने सारे काम कर चुकी होती है और फिर दोनों यहाँ बेड पर लेट जाते हैं और ये कहती है कि फाइनली अब घर की क्लीनिंग खत्म हुई और अब ये लग रहा है हमारा प्यारा घर। और फिर ऐसा बोलते ही वो जैसे ही जीचंग की तरफ देखती है तो जीचंग तो बहुत ही शाय हो जाता है और जल्दी से उठ कर कहता है कि मैं अपना सोने जा रहा हूँ। तो रुआन उसे याद दिलाती है कि कल सुबह उठकर हम दोनों को मैरिज सर्टिफिकेट लेने जाना है। तो वो कहता है कि ठीक है मुझे याद है, ऐसा बोलकर जल्दी से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर यूवे को, जो कि बहुत ही खुशी खुशी लू के आने का इंतजार कर रही होती है, पर इतनी देर से वो आता नहीं है। तो ये उसे ढूंढने के लिए रूम से बाहर निकलकर नीचे जाती है और तभी वो एक रूम का दरवाजा खोलती है तो उसमें उसे लू नजर आता है और वो देखती है कि इसने यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों को कैद करके रखा हुआ है उनका खून लेने के लिए। और वो कह रहा होता है कि उसे मास्टर ने बताया था कि उसे अमीर होने के लिए किसी लड़की के खून की सेक्रीफाइस की जरूरत होगी, लेकिन इनमें से किसी भी लड़की का खून उसे काम नहीं आ रहा होता है। इसीलिए उसने सॉन्ग फैमिली की लड़की से शादी की है, क्योंकि उसने सुना है कि सॉन्ग फैमिली की लड़की बहुत ही ज्यादा लकी होगी। यूवे सब सुन के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और सोचती है कि यानी ये प्रीवियस लाइफ में इसलिए अमीर हुआ था क्योंकि इसने रुआन के खून का सेक्रीफाइस किया था। तभी इतने में उससे कुछ आवाज हो जाती है और गार्ड उसे तुरंत ही अंदर ले आता है। फिर लुई से कहता है कि अब तुमने तो सब कुछ सुन लियो तो मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, तुम जानती हो कि अब मुझे क्या चाहिए। और फिर वो तुरंत ही उस चाकू से उसके हाथ पर काटता है उसका खून निकालने के लिए, पर कुछ ज्यादा खून नहीं निकलता। तो फिर ये तो उसे मारने ही वाला होता है। तब ये जल्दी से इसे रोक लेती है और कहती है कि हस्बैंड मेरे पास एक अच्छा रास्ता है, मैं अपनी सिस्टर को यहाँ पर लेकर आती हूँ, हम उसका खून का इस्तेमाल करेंगे। तो फिर ये मान जाता है और अपना चला जाता है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि रुआन और जीचंग यहाँ कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं। और रुआन सोचती है कि मैंने अपने प्रीवियस लाइफ वाले ब्रदर इन लॉ से शादी कर ली हूँ, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी। तभी जीचंग इसे कहता है कि क्या हुआ, अब तुम्हें मुझसे शादी करने के बाद रिग्रेट हो रहा है। रुआन कहती है कि बिल्कुल नहीं, मेरा हस्बैंड तो इतना हैंडसम है, मुझे कैसे रिग्रेट हो सकता है। तो जीचंग सोचता है कि देखता हूँ कि मैं ये कब तक एक्टिंग करने वाली है। और फिर ये दोनों जैसे ही बाहर निकलते हैं तभी यहाँ पर उसके सामने बहुत सारी कार्स आके रुकती है और एक में से जीचंग का असिस्टेंट निकलता है और फिर गार्ड्स यहाँ पर बहुत सारी ब्राइड प्राइज लेकर आए होते हैं और ये बताने लगता है कि मिस्टर येन कि आपकी सारी वेडिंग गिफ्ट है। तो रुआन इतने सारे पैसे और ये गिफ्ट वगैरह देखकर शॉक होती है और कहती है कि मिस्टर येन। तभी जीचंग जाकर अपने असिस्टेंट को स्लो से समझाने लगता है कि मैंने अभी तक रुआन को अपनी असली आइडेंटिटी के बारे में कुछ नहीं बताया हूँ। तभी रुआन जीचंग से पूछती है कि तुमने तो कहा था कि तुम बैंकरप्ट हो ना। तभी असिस्टेंट जल्दी से बहाने बना लेता है कि मैं तो बस यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आया था, एक्चुअली ये मेरा नया काम है। फिर जीचंग कहता है कि हाँ ये साइड जॉब भी करता है। फिर रुआन इसकी तारीफ करने लगती है कि तुम तो कितना सारा काम करते हो। तो बताता है कि लाइफ इतनी मुश्किल है कि पैसे कमाने के लिए करना ही पड़ता है। फिर रुआन पूछती है कि वैसे तुम जिस मिस्टर येन की बात कर रहे हो वो वही है ना जो बहुत ही मिस्टीरियस बंदा है और बहुत ही अमीर है। मैंने सुनी हूँ कि उसे आज तक किसी ने नहीं देखा, जरूर वो बहुत ही ओल्ड होगा ना। तो असिस्टेंट यार जीचंग को देखते हुए कहने लगता है कि मेरे बॉस इतने भी ओल्ड नहीं है। तो जीचंग रुआन के पास आ जाता है और पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि हमारी शादी वाले दिन तुम ये सारी चीजें डिस्कस करना चाहती हो। तभी रुआन जल्दी से जीचंग को आगे करती है और असिस्टेंट से कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड के बारे में क्या सोचते हो, तुम इसे मिस्टर येन के पास लेकर जाओ और इसे वहाँ पर जॉब दिलवा दो, बॉडीगार्ड की जॉब भी चलेगी। देखो मेरे हस्बैंड के चेस्ट मसल्स कितने अच्छे हैं और ये कितनी सारी गोलियां रोक सकता है। फिर जीचंग रुआन को याद दिलाने लगता है कि तुम भूलो मत, अभी तुम्हें अपने डैड की पार्टी में भी तो जाना था ना। रुआन को याद आता है कि हाँ रुको मैं अभी जल्दी से टैक्सी बुक करती हूँ। फिर वो बुक करने लगती है और तभी यहाँ असिस्टेंट जीचंग के पास जाकर उसे बताता है कि उसके ग्रैंडपा यहाँ उसे खुद पिक करने के लिए आ गए। तो ये शौक होता है कि ग्रैंडपा यहाँ पर क्यों आ गए। फिर रुआन कहती है कि चलो टैक्सी आ गई है हम दोनों चलते हैं। तो ये इसे बताता है कि ना तुम अभी जाओ, मैं अपने फ्रेंड के साथ उसकी कंपनी जाता हूँ किसी काम के लिए। तो रुआन कहती है कि क्या तुम मिस्टर येन से मिलने जा रहे हो। तो फिर ये हाँ बोलता है। रुआन कहती है कि ठीक है फिर मिस्टर येन के पास तुम जल्दी से जाओ और उनके सामने अच्छा इंप्रेशन जमाना ताकि वो तुम्हें अच्छी जॉब दे दे और मेरी फिक्र मत करना, मैं अपना चली जाऊंगी। तभी जीचंग जल्दी से उसे रोकता है और इसे रिंग पहना देता है, कहता है कि ये हमारी वेडिंग रिंग है, इसे घुमाना मत।
रुआन कहती है कि ठीक है, मैं बिल्कुल सेफ रखूंगी और अब हम लोग घर पे मिलते हैं। ऐसा बोलकर वो चली जाती है और फिर जीचंग भी अपने असिस्टेंट के साथ जल्दी से चला जाता है। और फिर जब रुआन यहाँ पार्टी के लिए होटल पहुंचती है तो यूवे उसे देखते के साथ ही रोक लेती है और कहती है कि तुम कैसे अपना मुंह उठा के यहाँ पर आ गई और अपने हस्बैंड को क्यों नहीं लाई। तो ये कहती है कि वो अभी बिजी था। तो लू और यूवे दोनों ही मिलकर रुआन और जीचंग का मजाक उड़ाने लगते हैं कि जरूर तुम्हारा हस्बैंड अब बैंकरप्ट हो चुका है तो उसे शर्म आ रही होगी यहाँ पर आने के लिए। तो रुआन इन लोग की बातों को इग्नोर करते हुए अपने डैड के पास जाती है गिफ्ट लेकर, पर तभी स्टेप मॉम उसके गिफ्ट तुरंत ही नीचे फेंक देती है और कहती है कि ये क्या लीव्स लेकर आई हो। फिर रुआन फिर से उठाती है और अपने डैड से कहती है कि डैड आपको ये टी लीव्स बहुत ही पसंद हुआ करते थे। तो उसके डैड कहते हैं कि देखो हम पहले तो गरीब थे लेकिन अब तो हमारे पास पैसा है ना, तो ये सब चीजें मुझे नहीं चाहिए। तभी यूवी कहती है कि डैड आप इसे छोड़ो, देखो मैंने तो अपने हस्बैंड लू को कहकर आपके लिए बहुत ही महंगी वाइन लेकर आई हूँ। और हाँ डैड, इसका हस्बैंड तो बैंकरप्ट हो चुका है तो हमें तो समझ के ही लेना पड़ेगा कि ये यही ला सकती है, ये तो नॉर्मल है। ऐसा बोलकर यूवे रुआन का मजाक उड़ाते हुए फिर लू की तारीफ करने लगती है कि अब मेरा हस्बैंड मेरे साथ रहेगा तो डैड हम आपको ऐसे ही गिफ्ट देते रहेंगे। फिर लू बताने लगता है कि मैंने बस मिस्टर येन के लिए छोटा सा काम किया था और उन्होंने मुझे ये गिफ्ट में दिया था। तो फिर ये सुनते के साथ ही डैड तो और खुश हो जाते हैं कि लू का मिस्टर येन के साथ भी कनेक्शन है। फिर स्टेप मॉम यहाँ पर इन्हें बता देती है कि एक्चुअल में ना हे फैमिली बैंकरप्ट होने के साथ साथ काफी सारे कर्जे भी अपने ऊपर चढ़ा चुकी है। तो डैडी सुनकर शॉक होते हैं और रुआन से कहते हैं कि क्या ये सच है। तो वो हाँ बोलती है। तो फिर उसके डैड उसे चिल्लाने लगते हैं कि मैंने पहले ही बोला था कि ये शादी मत करना, अब देखो उसने कुछ दिया भी नहीं है, उल्टा तुम्हारे ऊपर और कर्जा लगा दिया है और इसकी वजह से अब हमारी फैमिली का भी नाम खराब होगा। और कहीं अब तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि तुम अपने हस्बैंड का कर्जा हमसे भरवाओगी। तो फिर रुआन कहती है कि डैड ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं हमारी फैमिली को इन सब चीजों में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करूंगी और आप फिक्र मत करो, मुझे ना जीचंग पर पूरे यकीन है, वो अपनी मेहनत से सब कुछ ठीक कर देगा। ये सुनते के साथ ही रुआन के डैड उसे थप्पड़ लगाते हैं और चिल्लाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान चलाने की। फिर रुआन नीचे गिर जाती है और लू उसके हाथ में येन की रिंग देख लेता है और सभी से बताता है कि ये तो मिस्टर येन की रिंग है और जल्दी से उसकी उंगली में से निकाल लेता है। फिर सभी लोग भी कहने लग जाते हैं कि आखिर मिस्टर येन की रिंग इसके पास कैसे, क्या ये मिस्टर येन को जानती है। तो यूवी सभी से कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, आप सभी जानते हैं ना कि इसकी तो उस बैंकरप्ट हे फैमिली में शादी हुई है, ये मिस्टर येन को कैसे जानती होगी। तो लू कहने लगता है कि मैंने सुना था कि मिस्टर येन कल रात इसी शहर आए हुए थे तो जरूर तभी तुमने मिस्टर येन की रिंग चुरा ली होगी ना। फिर यूवी भी कहने लगती है कि हाँ तुम्हारा हस्बैंड गरीब है और तुम लोग अपना कर्जा भरने के लिए इस हद तक जा सकते हो कि मिस्टर येन की रिंग चुरा लोगे। रुआन कहती है कि मैंने बोली ना हमने ऐसा कुछ भी नहीं करे। फिर रुआन के डैड भी उसे ही ब्लेम करने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। रुआन कहती है कि डैड मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, ये मेरे हस्बैंड की कमाई का है और ये कोई चोरी का नहीं है। यूवी कहती है कि अच्छा तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुम्हारा हस्बैंड ही मिस्टर येन है। फिर इस बात पर सभी हंसने लगते हैं। तभी रुआन सोचती है कि हे फैमिली के बैंकरप्ट होने के बाद जीचंग के पास सिर्फ ये एक ही कीमती चीज बची होगी और इस वजह से मैं इस रिंग को खो नहीं सकती हूँ। फिर वो लू से लेने की कोशिश करती है कि लाओ ये रिंग मुझे वापस दो, पर वो नहीं लेता और यूवी से कहती है कि तुम अभी भी जिद्दी बन रही हो। फिर सभी लोग यहाँ पे रुआन के बारे में कहने लगते हैं कि इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मिस्टर येन की इसने रिंग चुराई हुई है, अब तो वो इसे छोड़ेंगे नहीं। फिर स्टेप मॉम यहाँ पर रुआन के डैड से कहने लगती है कि हस्बैंड तुम ही देखो, अगर मिस्टर येन हमें ब्लेम करने लगे तो इसकी वजह से तो अच्छा रहेगा कि हम इसके साथ अपना रिश्ता कट कर लेते हैं। और फिर स्टेप मॉम लू से कहने लगती है कि मेरे अच्छे सन इन लॉ, तुम्हारा मिस्टर येन के साथ कनेक्शन है ना, तो तुम उन्हें कॉल करके इस बारे में बता दो कि उनकी रिंग यहाँ पर है और इस लड़की ने चुराई हुई है और वैसे भी इसकी शादी अब हे फैमिली में हो चुकी है तो इसका हमारे साथ अब कोई रिश्ता नहीं है। फिर लू तुरंत ही अपने गार्ड्स को बोलकर रुआन को पकड़वा लेता है और फिर वो सोचता है कि मैं मिस्टर येन को कॉल करूँ कि नहीं, कहीं वो गुस्सा हो गए तो। फिर ये कॉल कर लेता है और सोचता है कि चलो मैं उनकी रिंग उन्हें वापस करूंगा तो थोड़ी ना गुस्सा होंगे, पर फिर इसकी बात जीचंग से हो ही नहीं पाती है क्योंकि उसका फोन बिजी बताता है। फिर वो इन लोग से कहता है कि वैसे भी मिस्टर येन इतना अमीर है, वो एक छोटी सी रिंग की क्या फिक्र करेंगे। यूवे इस रिंग को लेकर रुआन के पास जाती है और रुआन से रिंग मांगने लगती है तो ये कहती है कि ठीक है तुम नील डाउन करो तो मैं ये तुम्हें दूंगी। तो फिर रुआन चिल्लाने लगती है कि तुम लोग अब लिमिट क्रॉस कर रहे हो। यूवी कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें यहाँ पर कोई कुछ ना करे तो अपने हस्बैंड को बुलाओ, वो तुम्हें बचाएगा। तभी हम देखते हैं कि रुआन का फोन जीचंग को लग गया होता है और जीचंग को ये सारी आवाज आ जाती है तो वो तुरंत ही अपने गार्ड्स के साथ रुआन को बचाने के लिए निकलता है। और तभी यहाँ पर यूवी रुआन से कहती है
कि ठीक है, तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हें ये रिंग वापस कर दूं, तो तुम सॉन्ग फैमिली के साथ अपने सारे रिश्ते कट कर लो और दोबारा यहाँ कभी मत आना। तो रुआन ये सुनकर अपने डैड को देखने लगती है और कहती है कि डैड, क्या आप भी यही चाहते हैं? तभी स्टेप मॉम तुरंत ही उसके डैड को समझाने लगती है कि हस्बैंड, तुम्हें समझना होगा कि तुमने जो मेहनत करके हमारी सॉन्ग फैमिली की जो इज्जत बनाए हो वो इसकी वजह से चली जाएगी, क्योंकि इसका मिस्टर येन के साथ पंगा है। फिर डैड यहाँ पे रुआन से कह देते हैं कि तुम्ही ने खुद ही उसी बैंकरप्ट वाले बंदे के साथ शादी करी थी और अब उसने मिस्टर येन से पंगा ले लिया है, तो हम तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रख रहे और अब से तुम मेरी कोई बेटी नहीं हो, मेरी सिर्फ एक ही बेटी है और वो यूवे है। और फिर स्टेप मॉम तुरंत ही रुआन के ऊपर एक पेपर फेंक के देती है और कहती है कि इस पे आप साइन करो कि अब तुम्हारा हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं होगा। रुआन को ये सुनकर बुरा लगता है और वो सोचती है कि चाहे पिछली लाइफ हो या फिर अभी की लाइफ हो, इन लोगों ने कभी मुझे फैमिली समझा ही नहीं। और वो सोचती है कि सच में लू फैमिली ने चाहे मेरे साथ कितना भी बुरा किया हो, लेकिन ये लोग भी कोई इनोसेंट नहीं है। फिर वो तुरंत ही पेपर उठाती है और कहती है कि ठीक है, आपसे मेरा आपकी फैमिली के साथ कोई रिश्ता नहीं है, मैं ये मान रही हूँ। और वो दांत से अपने उंगली को काट कर फिंगरप्रिंट लगा देती है। तभी यूवे लू से कहने लगती है कि हस्बैंड, अब हमारा काम हो गया, अब हम इसे अपने घर लेके चलेंगे। और फिर रुआन यहाँ फिंगरप्रिंट लगाने के बाद उस पेपर को फेंकते हुए कहती है कि अब मैं जा रही हूँ यहाँ से, लाओ तुम मुझे मेरी रिंग वापस करो। तो यूवे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ हमारी फैमिली के साथ रिश्ता तोड़ लेने से तुम अपना पूरा एहसान चुका लोगी? आखिर हमारी फैमिली ने तुम्हें 20 सालों तक पाला है और तुम्हारे अंदर हमारा खून है, तो वो तो तुम्हें कम से कम वापस करना ही होगा और वो देने के लिए तुम मेरे साथ लू फैमिली चलोगी। और फिर रुआन की स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर लू के साथ मिलकर उसे उसके घर लेकर जाते हैं और कहते हैं कि जब तक ये खून नहीं निकलेगा तुम्हारा हमारी फैमिली के साथ पूरी तरीके से कनेक्शन कैसे हटेगा। लू तो बड़ा खुश हो रहा होता है और सोचता है कि अब इसके खून की मदद से मैं बहुत ही अमीर हो जाऊंगा, पर रुआन इसके लिए बिल्कुल नहीं मान रही होती है और कहती है कि तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो यूवी कहती है कि सिस्टर, अगर तुम्हें अपनी ये रिंग चाहिए ना, तो तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी और अपना खून देना ही होगा। तो फिर इस रिंग की वजह से रुआन इसके लिए हाँ बोल देती है और फिर वो लोग इसका हाथ कट करके उसके खून निकालने लगते हैं। और फिर इतना खून निकलने के बाद रुआन काफी वीक हो जाती है और कहती है कि लाओ अब तो मेरी रिंग वापस करो। तो फिर यूवे इसकी रिंग को फेंक देती है और कहती है कि अब तुम जिंदा थोड़ी ना बचोगी। वो उसे चाकू से मारने वाली होती है, पर तभी यहाँ पर जी चंग अपने गार्ड्स के साथ आ जाता है और चिल्लाता है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को हाथ लगाने की। फिर रुआन जल्दी से उठ जाती है और वो जाकर रिंग को उठाती है और खुश होती है कि अच्छा हुआ ये जली नहीं। और फिर वो जीचंग को देने लगती है और कहती है कि जरूर ये रिंग तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी ना, तुम्हारी फैमिली की इकलौती कीमती चीज। फिर यूवे जीचंग का मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि तुमने ये अपने साथ अपने नकली चेले कहाँ से लेकर आ गए जो कि गार्ड्स की तरह दिख रहे हैं, लेकिन पक्का ये एक्टर्स होंगे ना। तो रुआन उसे जल्दी से दूर करती है और कहती है कि अब तुम अपनी लिमिट क्रॉस करती जा रही हो और अब तो मैंने फिंगरप्रिंट भी लगा दी हूँ और मैंने तुम्हें खून भी दे दी हूँ, अब मेरा इस फैमिली के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। और फिर रुआन जीचंग से कहती है कि हम लोग यहाँ से चलते हैं। जैसे ही दोनों जाने लगते हैं तो लू जल्दी से जाकर उन लोग को रोकता है और कहता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकते, आखिर तुम भी तो सॉन्ग फैमिली के सन इन लॉ ना, तो तुम्हें पहले कुछ गिफ्ट देकर जाना पड़ेगा। तो यूवी कहती है कि अरे ये क्या ही देगा, इसकी फैमिली तो ऐसे ही बैंकरप्ट हो चुकी है, इसके पास इतने भी पैसे नहीं है कि ये रहने लायक का ठीक ठाक सा घर खरीद सके, तो ये गिफ्ट क्या ही देगा। तभी जीचंग कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, गिफ्ट तो मुझे देना ही चाहिए। फिर वो यहाँ पर अपने असिस्टेंट को बुलाता है और वो यहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट दिखाता है और बताता है कि ये सारे मिस्टर येन की तरफ से। तो फिर ये लोग शॉक हो जाते हैं कि क्या ये मिस्टर येन है। तभी जीचंग रुआन को स्लो से बताने लगता है कि मैं इन लोगों को बस फूल बना रहा हूँ, एक्चुअली अब मैं मिस्टर जीचंग के पास काम कर रहा हूँ और मैं उनका नाम भी लूंगा तो भी वो कुछ नहीं करेंगे। और फिर ये यूवी से कहता है कि अब तो मैंने गिफ्ट दे दिया ना, तो अब मेरी बारी है तुमसे बदला लेने की। तो ये डर जाती है और कहती है कि तुम क्या करना चाहते हो। तो जीचंग कहता है कि तुमने मेरी वाइफ का खून निकलवाई ना, तो अब तुम्हारी बारी है उसका डबल पे करने की। और वो उसे अपने गार्ड्स के पास भेज देता है और फिर उसकी मॉम से भी कह देता है कि तुम दोनों माँ बेटी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा बोलते हुए वो अपने दिए हुए गिफ्ट के पैसों पर आग लगा देता है और फिर जीचंग रुआन को उठाकर अपने साथ घर ले आता है और उसकी चोट पर मेडिसिन लगाने लगता है। और रुआन उससे पूछती है कि क्या सच में इस बात से प्रॉब्लम नहीं होगी कि तुम मिस्टर येन बनने का प्रिटेंड कर रहे थे। तो ये कहता है कि फिक्र मत करो, अब मैं मिस्टर येन के साथ काम कर रहा हूँ और उन्हें मैं काफी पसंद आया हूँ और मैंने उन्हें ऑलरेडी इस बारे में बता दिया था। फिर रुआन कहती है कि लेकिन अभी हमारी फैमिली सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है, एक तो हम लोग बैंकरप्ट हैं और ऊपर से तुम्हारे ऊपर उधार भी है, तो तुमने इज्जत के लिए इतने सारे गिफ्ट नहीं देने चाहिए थे और तुमने इतना सारा उसे जला भी दिए थे, तो फिर कितना नुकसान नहीं हो गया। तो ये कहता है कि अरे वो फेक गिफ्ट थे,
आखिर सोचो मैं रियल में कहाँ से लाता, मैंने जानबूझ के उन्हें फेक गिफ्ट दिया था और वो लोग फेक ही डिजर्व करते हैं। हाँ लेकिन ये बात सच है कि मेरी फैमिली सच में अभी भी बैंकक्रप्ट है। तो बताओ क्या तुम ये सुन के डिसअपॉइंटेड हो? तो रुआन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। देखो अभी हमारी ये हालत कैसी भी हो, मुझे पूरे यकीन है कि हम लोग अगर मेहनत करेंगे तो सब कुछ ठीक कर लेंगे और तुम वापस से अपनी ऊंचाई वाली पोजीशन पर आ जाओगे। और फिर ये बोलने के बाद जीचंग रुआन को किस करने जा रहा होता है, पर फिर वो रुक जाता है और उसे कहता है कि इतनी भी जल्दी ऐसा मत सोचो, अभी मुश्किल के दिन अभी और आगे। फिर वो सोचने लगता है कि इस लड़की को मैं अभी भी समझ नहीं पाया हूँ और ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है। ऐसा बोलकर वो तुरंत ही अपने रूम में जाने लगता है और रुआन उसे कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे साथ मेरा हर दिन बहुत ही अच्छा है। फिर जैसे ही जीचंग यहाँ अपने रूम में आता है तो उसे उसकी ग्रैंडमा की कॉल आती है और वो इसे कहने लगती है कि मैंने सुनी कि तुमने किसी सॉन्ग फैमिली की डॉटर के साथ शादी कर ली हो। तो जीचंग कहता है कि हाँ ग्रैंडमा, हम लोगों ने आज ही मैरिज सर्टिफिकेट लिए। तो फिर ये सुन के ग्रैंडमा तो खुश हो जाती है और कहती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि मेरा ग्रैंडसन इतनी जल्दी मुझे ग्रैंड डॉटर इन लॉ ला के देगा। तो चलो जल्दी से अपनी वाइफ को मुझसे मिलवाने के लिए लेकर आओ। ग्रैंडमा उसे देखना चाहती है तो ये बताता है कि ग्रैंडमा मैं अभी उसे नहीं ला सकता, मैं अभी उसके सामने गरीब बनने का प्रिटेंड कर रहा हूँ। तो ग्रैंडमा कहती है कि मैं जानती हूँ तुम वैसे ही कर रहे हो ना जैसा कि शॉर्ट ड्रामा में होता है, गरीब बनके तुम देखना चाह रहे हो कि उस लड़की का कैरेक्टर कैसा है। और फिर कॉल कट करके ग्रैंडमा सोचने लगती है कि सच में आजकल के यंग लोग भी ना। और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि रुआन अपनी कंपनी जाती है अपनी जॉब पर और यहाँ से वो जीचंग से मैसेज पर बात कर रही होती है और जीचंग यहाँ अपनी मीटिंग में होता है और रुआन से बात करके खुश हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि रुआन की फ्रेंड यहाँ उसे बताती है कि आज हम लोग को क्लास रियूनियन पार्टी के लिए जाना है। और फिर रात में हम देखते हैं कि रुआन अपनी फ्रेंड के साथ क्लास रियूनियन पार्टी के लिए क्लब में पहुंचती है और इतना महंगा क्लब देखकर वो अपनी फ्रेंड को रोकती है कि नहीं, मुझे यहाँ पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वैसे भी मेरी हस्बैंड की कंडीशन अभी ठीक नहीं है, अभी हम लोग बैंकक्रप्ट है, तो मैं पैसे वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो इसकी फ्रेंड कहती है कि तुम फिक्र मत करो, ये पार्टी जाओ ने हमें दिया हुआ है और तुम तो जानती हो कि उसने ये पार्टी स्पेशली तुम्हें इनवाइट करने के लिए रखा है और उसने टीचर ली को भी बुलाया हुआ है और एक्चुअली टीचर ने हमें खास करके आने के लिए बोला था, तो फिर मैंने तुम्हें इस बारे में बताई, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं बताती। लेकिन हाँ अगर तुम अभी भी नहीं जाना चाहती हो तो हम अभी डिसीजन ले सकते हैं। तभी इतने में टीचर इन दोनों को देख लेती है और अंदर बुलाती है, तो फिर दोनों को जाना पड़ता है। और फिर यहाँ रुआन को देखते के साथ ही उसके पुराने क्लासमेट उसे कहने लगते हैं कि अरे वाह हमारी टॉप स्टूडेंट आ गई है। जाओ रुआन को बैठने के लिए बोल रहा होता है तो फिर लोग कहते हैं कि देखो जाओ तो अभी भी रुआन को लाइक करता है। फिर लोग पूछते हैं कि वैसे तुम तो टॉप स्टूडेंट थी, तो तुम बताओ तुम कौन सी कंपनी में जॉब कर रही हो और तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है, तुमने कभी अपने बॉयफ्रेंड से हमें नहीं मिलवाई। तो फिर रुआन बताती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है बल्कि मेरी शादी हो चुकी है। ये सुनते के साथ ये लोग कहते हैं कि फिर तुम अपने हस्बैंड को यहाँ पर क्यों नहीं लेकर आई हो, हम लोग तुम्हारे हस्बैंड को देखना चाहते हैं। रुआन कहती है कि वो अभी यहाँ पर नहीं आएगा, वो बिजी है। तो फिर लोग कहते हैं कि कहीं ये तुम्हारा बहाना तो नहीं है, तुम्हारा हस्बैंड इतना अच्छा होएगा ही नहीं इसलिए तुम उसे छिपा रही हो, और क्या पता वो कोई ओल्ड मैन तो नहीं होगा, आजकल ऐसे ही हो रहा है, यंग लड़कियां ओल्ड मैन को फंसा रही हैं पैसों के लिए, तो कहीं तुम भी उनमें से एक तो नहीं हो। तभी इतने में हम देखते हैं कि जीचंग यहाँ पर आ जाता है और रुआन से कहता है कि भाई सॉरी मैं लेट हो गया। फिर ये जीचंग का हाथ पकड़ के इन लोगों को बताती है कि ये मेरा हस्बैंड है जीचंग। तो फिर लोग कहते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड तो कितना हैंडसम है। फिर जाओ इसे हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और पूछता है कि वैसे तुम कहाँ जॉब करते हो, मैं तो लॉयर हूँ, तुम क्या हो। तो फिर ये बताता है कि मैं मिस्टर येन के लिए काम करता हूँ। तो मिस्टर येन का नाम सुनकर ये लोग कहते हैं कि आखिर तुम्हें वहां पर जॉब कैसे मिली, हम लोगों ने भी वहां पर काम के लिए अप्लाई करे थे लेकिन मिस्टर येन की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा थी, हमें तो वहाँ जॉब नहीं मिली, लगता है तुम बहुत ही स्पेशल होंगे। तो फिर एक क्लासमेट कहती है कि इतनी भी खुश होने वाली बात क्या है, आखिर है तो एक वर्कर ही ना, चाहे किसके लिए भी काम करे। और जाओ को देखो उसकी खुद की कंपनी हो चुकी है और वो काफी अच्छा अर्न भी करता है और इतने महंगे कपड़े भी पहनता है, लेकिन रुआन लगता नहीं कि तुम्हारा हस्बैंड इतना अमीर होगा, इसके कपड़े भी मुझे चालू लग रहे हैं। तो रुआन कह रही है कि कपड़े चाहे कितने भी सस्ते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पैसा नहीं बल्कि दिल देखा जाता है, क्योंकि पैसा नहीं बल्कि दिल देखा जाता है और मेरे हस्बैंड का दिल बहुत ही अच्छा है। फिर जीचंग अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाता है और सोचता है कि उसने आज तक कभी भी कोई पैसों का लालच नहीं करी और मैंने हमेशा से बस इस पर शक किया, लेकिन लगता नहीं कि मैं जैसा सोच रहा था ये वैसी है, ये बहुत अच्छी है। फिर जाओ कहता है कि वैसे मैंने 1 साल पहले मिस्टर येन के साथ काम करा था और मैं उनकी कंपनी के एम्प्लॉय से मिल चुका हूँ, तो मुझे तुम वहाँ पे नजर नहीं आए थे, तो तुम बता सकते हो। तो फिर ये से साइड करता है और जाकर अच्छे से बैठ जाता है और बताता है कि क्योंकि मैं मिस्टर येन का सबऑर्डिनेट नहीं हूँ बल्कि मैं मिस्टर येन का बॉडीगार्ड हूँ, तो ऑफ कोर्स है कि तुमने मुझे नहीं देखा होगा। तो फिर इस क्लासमेट को गुस्सा आती है और वो कहती है कि इतना इतरा क्या रहे हो तो तुम एक गरीब से बॉडीगार्ड और कुछ भी नहीं। रुआन फिर जीचंग की बुराई सुन नहीं पाती है और वो सीधा इसके मुंह के ऊपर वो ड्रिंक गिरा देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे गंदे मुंह को साफ कर रही हूँ। तो ये क्लासमेट कहती है कि तुम्हें पता भी है ये वाइन कितनी ज्यादा महंगी है, तुम इतनी अफोर्ड भी नहीं कर सकती।
तो फिर जीचेंग कहता है कि कितनी महंगी बताओ, मैं अब भी बिल पे कर रहा हूँ। और वो तुरंत ही इस वाइन के पैसे दे देता है। और रुआन सोचती है कि ये क्या, ये इतनी महंगी थी, मुझे पता ही नहीं था। फिर वो कहती है कि अभी ये बची कुची वाइन मैं घर लेके जाना चाहती हूँ। तो जीचेंग कहता है कि ठीक है वाइफ, जैसी मर्जी, अब हम अपने नए घर चलते हैं। ऐसा बोलकर वो रुआन को अपने साथ लेकर जाता है। और तभी हम यहाँ पर युवे को देखते हैं जो कि ब्लू का पीछा करते हुए क्लब आई होती है। वो किसी लड़की के साथ यहाँ पर जा रहा होता है और ये उसे रोकने लगती है। तो फिर वो इसे तुरंत ही पुश कर देता है और चिल्लाता है कि तुम मेरा अच्छा टाइम खराब मत करो, और उस लड़की के साथ चला जाता है। ये भी गुस्सा होती है कि आखिर पिछली लाइफ में भी मेरे साथ बुरा हुआ और इस बार भी, लेकिन मैं ऐसा कंटिन्यू होने नहीं दे सकती हूँ। रुआन और जीचेंग जैसे बाहर निकलते हैं तो रुआन को बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि ये इतनी महंगी वाइन थी। एक काम करते हैं, हम जाकर हाफ बॉटल रिटर्न कर देते हैं। तो ये कहता है कि क्या तुम मेरी फिक्र कर रही हो? तो रुआन कहती है कि तुम्हें मेरे लिए इतनी महंगी वाइन खरीदने की जरूरत नहीं थी, आखिर तुम कितनी मेहनत से पैसे कमा। तो रुआन कहती है कि तुम्हें मेरे लिए इतनी महंगी वाइन खरीदने की जरूरत नहीं थी, आखिर तुम कितनी मेहनत से पैसे कमाते हो। जीचेंग कहता है कि हम दोनों कपल है, और अगर मैं तुम्हारे लिए फाइट नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? और वैसे भी जब तुम मेरी इस बात से बिल्कुल फिक्र नहीं करती हो कि मैं गरीब हो चुका हूँ, फिर भी मेरे साथ इतने अच्छे से हो, तो क्या मैं तुम्हें बुली होने दूंगा? और फिर जीचेंग यहाँ रुआन को अपने साथ कार में बैठाता है और उसकी सीट बेल्ट लगाने में भी हेल्प करता है। तभी रुआन उसको देखती रह जाती है और सोचती है कि पिछली लाइफ में उसकी शादी ब्लू के साथ हुई थी और वो उसे कितने बुरे तरीके से ट्रीट करता था, और इस लाइफ में जीचेंग उसे कितने अच्छे से रखता है। और फिर रुआन तुरंत ही जीचेंग को पकड़ के उसे किस कर लेती है और वो तो बस शॉक रह जाता है। फिर रात में हम देखते हैं कि रुआन सपने में ब्लू और युवे को देख रही होती है कि कैसे वो उसका हाथ कट करके उसका खून निकाल रहे हैं। फिर ये सपना देख के वो डर जाती है और तुरंत ही उठकर जैसे रूम से बाहर निकलने लगती है, तभी यहाँ जीचेंग आ जाता है और ये उससे टकरा जाती है और जैसे गिरने लगती है तो उसे पकड़ लेती है और तभी वो इसके ऊपर गिर जाता है और एक्सीडेंटली इन लोग की किस हो जाती है। फिर दोनों जल्दी से एक दूसरे से दूर होते हैं और फिर जीचेंग इससे पूछता है कि क्या तुम स्लीप वॉकिंग कर रही थी? तो रुआन कहती है कि मैं बस बुरा सपना देखने के बाद पानी पीने जा रही थी। तो जीचेंग अपने हाथ रुआन की आंखों पर रखता है और कहता है कि जब मैं बचपन में बुरा सपना देखा करता था तो मेरी ग्रैंडमा ऐसी करती थी, ऐसे करने से फिर तुम्हें डर नहीं लगेगा। फिर रुआन यहाँ पर उसके शोल्डर पर सर रखकर सो जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि युवे यहाँ एक ओल्ड लेडी को मार रही होती है और उन्हें चिल्ला रही होती है कैसे कैसे वो उनकी गाड़ी खराब कर रही थी। तभी इतने में रुआन उसे देख लेती है और चिल्लाने लगती है कि क्या तुम पागल हो गई हो जो एक ओल्ड लेडी के साथ ऐसे बिहेव कर रही हो। तो युवे से चिल्लाती है और कहती है कि तुम पहले से ये जानती होगी ना कि लू अमीर होने के लिए तुम्हारा खून यूज करने वाला है, यही वो वजह थी ना कि तुमने जानबूझ के उससे शादी नहीं करी। तो ये सुनने के बाद रुआन मन में सोचती है कि मैं इसे पता नहीं लगने दे सकती हूँ कि मेरा भी रिबॉर्न हुआ है। फिर वो इसे कहती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, तुमने खुद ही तो मुझे लू से शादी करने के लिए मना करी और जीचेंग से शादी करने के लिए बोली, और अब तुम ये क्या कह रही हो? तुम ही ने बोली थी कि तुम जीचेंग जैसे गरीब बंदे से शादी नहीं करना चाहती हो जो कि अब बैंकक्रप्ट भी हो चुका है और वो लू की जितना अमीर भी नहीं है। फिर युवी देखती है कि हाँ ये कैसी बेकार सी बिल्डिंग में रह रही है, तो फिर ये खुश जाती है और कहती है कि ये तुम्हारा बैड लक है और मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने अब दूसरा रास्ता ढूंढ लिया लू को गुड लक दिलाने के लिए, तो उसे अब मुझे अपना खून देने की जरूरत नहीं है। और देखो जीचेंग के साथ रहकर तुम तो कितना सफर कर रही हो। ये खुश होकर वो चली जाती है। तभी यहाँ पर ग्रैंडमा को पता लगता है कि अच्छा तो ये मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। वही तो मैं सोचूं कैसी खराब लड़की मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ थोड़ी ना हो सकती है, ये प्यारी सी लड़की मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है जो कि कितनी अच्छी है, इसने मेरी मदद भी करी। फिर रुआन यहाँ ग्रैंडमा को उठाने में मदद करती है। तो ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुम मुझे कुछ खाना खिला सकती हो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो फिर रुआन कहती है कि ठीक है ग्रैंडमा, आप मेरे साथ मेरे घर पे चलो। और फिर वो उन्हें अपने घर पे ले आती है और उनके लिए कुछ बनाने को किचन में जाती है। और फिर ग्रैंडमा यहाँ खुश हो रही होती है। इतने में जीचेंग घर पे आ जाता है और वो जैसे अपनी ग्रैंडमा को देखता है तो शॉक हो जाता है और कहता है कि ग्रैंडमा आपने अपना ये क्या हाल बना ली हो, आपको ये क्या हो गया है, आप भिखारी जैसी क्यों बनी हुई हो। तो फिर ग्रैंडमा इसे बताती है कि तुम्ही ने तो कहा था ना कि तुम अपनी वाइफ के सामने गरीब बनने की एक्टिंग कर रहे हो और तुम मुझे उससे मिलवाना नहीं चाहते थे, तो मैं खुद ही यहाँ पर आ गई ऐसा नाटक करके ताकि मैं अपनी प्यारी ग्रैंड डॉटर इन लोग को देख सकूं, और मुझे वो बहुत ही पसंद आई है। और हाँ, मैं यहाँ पर तुम्हें देखने नहीं आई हूँ, तो तुम क्यों नर्वस हो रहे हो। तभी रुआन यहाँ पर आती है और कहती है कि क्या आप लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो फिर ग्रैंडमा बताती है कि मैं जीचेंग की दूर की रिश्तेदार हूँ और मैं तुम लोगों की ग्रैंडमा ही लगूंगी। और वो रुआन को बैठने के लिए बोलती है। तो जीचेंग बहुत ही एम्बैरेस फील कर रहा होता है और फिर ग्रैंडमा रुआन से बहुत ही अच्छे से बात करने लगती है और कहती है कि अगर कभी मेरा ग्रैंडसन तुम्हें परेशान करेगा ना तो मुझे बताना, मैं ऐसे सबक सिखाऊंगी, और ये लोग मेरी तरफ से ये जेड ब्रेसलेट गिफ्ट के तौर पे रखो। रुआन ये जेड ब्रेसलेट देखने के साथ ही सोचती है कि ये तो कितना महंगा है, इनकी फैमिली बैंकक्रप्ट हो गई है लेकिन यही इनके पास सभी कीमती चीज बची होगी। फिर वो कहती है कि मैं ये नहीं लिख सकती हूँ ग्रैंडमा, आप इसे अपने पास ही रखो।
तो ग्रैंडमा सोचती है कि कितनी अच्छी बच्ची है, इसे पता चल गया होगा कि ये महंगा है, लेकिन ये पैसों की लालची बिल्कुल नहीं है। फिर ग्रैंडमा कहती है कि नहीं, तुम्हें मुझसे कुछ तो गिफ्ट लेना ही होगा, और फिर वो उसे रिंग पहनाने लगती है। कहती है कि कम से कम ये तो ले लो। फिर जीचंग उसे इशारा करता है कि ठीक है ले लो, तो रुआन मान जाती है। फिर इसके बाद ग्रैंडमा इन लोग के घर से बाहर जाने लगती है और कहती है कि जीचंग तुम रुआन का अच्छे से ख्याल रखना और इसे बिल्कुल भी बुली मत करना, नहीं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो रुआन कहती है कि ग्रैंडमा आप फिक्र मत करो, ये मेरे साथ बहुत ही अच्छे से। फिर ग्रैंडमा कार बैठकर चली जाती है और फिर जीचंग बहुत ही खुश होकर रुआन से पूछता है कि क्या मैं सच में तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छे से हूँ। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि रुआन अपनी फ्रेंड के साथ बाहर शॉपिंग पर गई होती है और पूछती है कि वैसे तुमने मुझे यहाँ पर शॉपिंग के लिए क्यों बुलाई हो। तो फिर उसकी फ्रेंड बताती है कि देखो यहाँ पर कितनी सारी लड़कियाँ आई हुई है और सब यहाँ पर मिस्टर येन को देखने आए हुए हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मिस्टर येन यहाँ पर किसी काम के लिए आए। तो सभी लड़कियाँ यहाँ पर मिस्टर येन के ऊपर चांस मारने आई है, क्योंकि क्या पता कोई मिस्टर येन को पसंद आ जाएगी। तो फिर मिस्टर येन के बारे में रूमर फैल हुई है कि वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और रिच है और बहुत सारी लड़कियां उनके पीछे पड़ी रहती है। और वैसे तुम्हारा हस्बैंड भी तो मिस्टर येन के लिए काम करता है ना, तो तुम तो उस पर नजर रखना। तुम्हें क्या डर नहीं है कि तुम्हारे हस्बैंड के पीछे भी बहुत सारी लड़कियां लग जाएंगी। तभी इतने में जीचंग को जाता हुआ देखकर सभी लड़कियां कहने लगती है कि मिस्टर येन चाह रहे हैं, पर तब तक वो जल्दी से चला जाता है और रुआन और उसकी फ्रेंड उसे देख ही नहीं पाते। पर फिर जीचंग को पीछे से देखकर रुआन की फ्रेंड कहती है कि वैसे नहीं लगता कि इसे पीछे से तुम्हारे हस्बैंड की तरह दिख रहा है। रुआन कहती है कि वो थोड़ी ना हो सकता है, और चलो तुम मेरे साथ मेरे हस्बैंड के लिए रिंग चूज करने के लिए, मैं उसे गिफ्ट में देना चाहती हूँ। फिर जैसे ये दोनों ज्वेलरी स्टोर आते हैं तभी युवे आकर रुआन से कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम जैसे गरीब लोगों के पास पैसे हैं कुछ भी अफोर्ड करने के लिए। फिर रुआन और उसके बीच में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है और तभी यहाँ पर युवे उसे गिराने की कोशिश करती है और दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। फिर जैसे लू यहाँ पर आता है तो युवे उसे बताने लगती है कि हस्बैंड देखो इसने कैसे मुझे मारी है। तो फिर लू रुआन को चिल्लाता है कि तुम जानती हो कि मुझे तुम्हारी सिस्टर का ब्लड यूज करना है और तुमने जानबूझ के इसे चोट पहुंचा दी। तो रुआन इसे कहती है कि तुम होते कौन हो मुझे ऐसे ब्लेम करने वाले, और वो यहाँ से जाने लगती है। तो जल्दी से युवे उसे रोकती है कि तुम ऐसे नहीं जा सकती, तुमने मेरी रिंग चुराई हो, मेरी रिंग यहाँ से गायब है। तो रुआन कहती है कि अच्छा चलो देख लेते हैं कि मैंने रिंग चुराई हो कि नहीं, और फिर वो अपना बैग खाली करके दिखाती है कि उसके पास बिल्कुल भी रिंग नहीं है। तो युवी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर रुआन कहती है कि अब तुम्हारी बारी है। फिर वो उसका बैग खाली करती है तो उसके अंदर से रिंग मिल जाती है। तो युवी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। रुआन कहती है कि क्योंकि तुमने खुद ही मेरे पर्स में डाली थी ना, ताकि मेरे ऊपर तुम चोरी का इल्जाम लगा सको, लेकिन मैंने ये पहले ही देख ली थी। फिर यहाँ पर लू की बेइज्जती हो जाती है तो वो युवी को चिल्लाता है कि तुम हर जगह मेरा नाम खराब करती रहती हो, तुमसे अच्छा होता कि मेरी शादी तुम्हारी सिस्टर के साथ हुई होती। और फिर वो रुआन को ऑफर देने लगता है कि वैसे भी तुम्हारा हस्बैंड तो कितना गरीब है और वो तो बैंकक्रप्ट है, क्यों ना उसे छोड़कर तुम मेरे पास आ जाओ, इसमें तुम्हारा फायदा ही है। तो रुआन कहती है कि बकवास करना बंद करो, वैसे भी मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मेरा हस्बैंड बैंकक्रप्ट है कि नहीं, क्योंकि मैं उसके साथ बहुत ही खुश हूँ और वो और मैं एक दूसरे के लिए लॉयल है और मैं जिंदगी भर उसके साथ रहने वाली हूँ और किसी और के साथ नहीं। तो ये कहता है कि बोलने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम्हारा वो गरीब हस्बैंड तुम्हें यहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए आ पाएगा कि नहीं। ऐसा बोलकर फिर वो उसको जबरदस्ती यहाँ से लेके जाने की कोशिश करता है। और फिर तभी इतने में यहाँ पर जीजंग पहुंच जाता है अपने गार्ड्स के साथ और वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट को बात संभालने के लिए बोलता है। और फिर असिस्टेंट कहता है कि मिस्टर येन ने हमें यहाँ पर भेजा है। और फिर येन मॉल के मैनेजर को चिल्लाने लगता है कि यहाँ पर उसकी वाइफ को इस तरीके से बुली किया जा रहा है। तो युवी कहती है कि तुम लोग हम लोग का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम लोग यहाँ की वीआईपी है। और वो मैनेजर से कहती है कि क्या तुम इन लोगों को हैंडल नहीं कर पा रहे हो। तो उल्टा मैनेजर तो यहाँ पर तो लू और युवे को अपने गार्ड्स को बोलकर बाहर निकलवा देता है। और फिर रुआन सब देखती रह जाती है और जीचंग उसे कहता है कि मैंने बोला था ना कि मैं किसी को भी तुम्हें बुली करने नहीं दूंगा। और फिर उसके बाद जीचंग रुआन को घर ले आता है और उसकी चोट पर फिर से मेडिसिन लगाते हुए उसे कहता है कि आज तुम जब प्रॉब्लम में फंस गई थी तो आखिर तुमने मुझे कॉल करके सबसे पहले इस बारे में क्यों नहीं बताई। क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती हो कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। रुआन कहती है कि ऐसी बात नहीं है। तो फिर जीचंग उसे कह देता है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि अगली बार कभी तुम कोई प्रॉब्लम में फंसती हो तो तुम मुझे सबसे पहले बताओगी ताकि मैं तुम्हारी हेल्प करने आ सकूं। तो फिर रुआन मान जाती है कि ठीक है मैं अपने हस्बैंड को सबसे पहले बताऊंगी। ऐसे बोलकर फिर उसे किस करती है और जीचंग तो शॉक रह जाता है और कहता है कि तुमने मुझे क्या बोली। तो रुआन कहती है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो जीचंग जल्दी से उसे किस करता है और कहता है कि मुझे बहुत पसंद आया। फिर रुआन जल्दी से दूर होती है और बताती है कि वैसे आज मैं ज्वेलरी स्टोर गई हुई थी तो वहाँ पर मिस्टर येन आया हुआ था। तो ये कहता है कि क्या तुमने उसे देखी। तो ये कहती है कि नहीं देखी, लेकिन मैंने सुनी कि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, तो क्या ये बात सच है। तो जीचंग कहता है कि हाँ मिस्टर येन है बहुत ही हैंडसम, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड से बस थोड़ा ही ज्यादा। तो रुआन कहती है कि अच्छा अगर तुम अपने बॉस की कंपैरिजन में अपनी तारीफ ज्यादा करोगे तो मिस्टर येन तुमसे गुस्सा नहीं हो जाएंगे। जीचंग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मिस्टर येन इतना कंजूस नहीं है।
फिर रुआन कहती है कि वैसे वो मिस्टर यन इतना हैंडसम है, रिच है, तो उसके साथ कोई लड़की क्यों नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें कोई प्रॉब्लम हो? तो फिर तुरंत ही कहता है कि ऐसा कैसे बोल रही हो? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और हम एम्प्लॉयज उनके बारे में ऐसे गॉसिपिंग नहीं करते। और फिर रुआन से अपनी डिजाइन की हुई कुछ ज्वेलरी और बैग्स वगैरह दिखाने लगती है और कहती है कि देखो मैंने कितना अच्छा डिजाइन करी हूँ ना। मैंने सोच के रखी थी कि ऑफिस के बाद हम लोग बाहर स्टॉल लगाएंगे और मैं ये सारी चीजें बेचकर एक्स्ट्रा पैसे कमाऊंगी। और ये मन में सोचती है कि मेरा फैशन डिजाइनर बनने का सपना कितना पुराना था और प्रीवियस लाइफ में लू की वजह से मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाई थी। तभी यहाँ जीचंग को रुआन के लिए बुरा लग रहा होता है। वो कहता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ कितनी हार्ड जा रही है। तो कहती है कि ऐसा मत बोलो, तुमसे शादी करना मेरा सबसे हैप्पीएस्ट डिसीजन था। फिर यहाँ जीचंग रुआन को सच बताने के लिए जा रहा होता है कि वही मिस्टर यन है, पर जैसे ही बताने लगता है तभी इतने में रुआन को किसी की कॉल आ जाती है और वही से बताती है कि चलो जल्दी से चलते हैं, हमारी जगह बन गई है, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। और फिर रुआन और जीचंग बाहर स्टॉल लगाने के लिए पहुंच जाते हैं। रुआन से बहुत सारी खाने की चीजें और टैबलेट वगैरह देने लगती है ताकि वो अपना टाइम पास कर सके। तो जीचंग कहता है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, आखिर मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है ना, मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूंगा। तो ये कहती है कि लेकिन तुम तो पहले बहुत ही अमीर यंग मास्टर हुआ करते थे ना, तो तुम थोड़ी ना इतनी जल्दी ऐसी लाइफ अडेप्ट कर पाओगे। तो जीचंग कहता है कि इसका ये मतलब भी थोड़ी ना है ना कि मैं अपनी वाइफ को काम करते हुए देखकर आराम से बैठूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर जीचंग तुरंत ही माइक लेकर अनाउंस करके कस्टमर्स को बुलाने लगता है और तभी जीचंग की वजह से एक कस्टमर आकर एक बैग खरीद लेता है। तो रुआन ये देखकर इम्प्रेस होती है कि तुम तो इतनी जल्दी सीख गए। जीचंग मन में सोचता है कि सच में वर्कर होने की लाइफ भी कितनी मुश्किल है, बेचारे लोग कितने मुश्किल से पैसे कमाते हैं। और फिर जीचंग तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करके उसे कंपनी के एम्प्लॉयज को यहाँ पर भेजने के लिए बोलता है ताकि वो रुआन का सारा सामान यहाँ से खरीद सके। फिर बारी बारी एम्प्लॉयज यहाँ पर आकर ये सारी चीजें खरीद लेते हैं और रुआन तो शौक रह जाती है कि तुमने इतनी जल्दी ये सारी चीज बिकवा दी है। तो जीचंग कहता है कि ये सब तुम्हारा कमाल है, तुम्हारे डिजाइन है इतने अच्छे कि सभी को बहुत ही पसंद आए और मुझे तो लगता है कि तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, तुम्हें तो मिस्टर यन की कंपनी में काम करना चाहिए, तुम कहो तो मैं बात करूं। तो रुआन कहती है कि नहीं तुम मत करो, मैं अपनी मेहनत से सब कुछ अचीव करना चाहती हूँ, किसी और के दम पर नहीं। तो फिर इसकी बातें सुनकर जीचंग तो बहुत ही इम्प्रेस होता है और सोचता है कि मैंने इसके बारे में पहले सोचा था कि ये तो ऐसी टाइप की लड़की नहीं होगी जो मेहनत करने वाली हो, जैसा मैंने सोचा था वैसे बिल्कुल नहीं है, बल्कि बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही मेहनत वाली भी है। फिर रुआन कहती है कि लाओ मुझे अपना हाथ दो और फिर वो उसके हाथ में तुरंत ही रिंग पहना देती है और कहती है कि ये मैंने खुद डिजाइन करी हूँ और वैसे इसका मटेरियल कोई इतना खास नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो जीचंग कहता है कि लाओ मुझे भी अपना हाथ दो और फिर वो भी उसे नील डाउन होकर रिंग पहनाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हमारी मैरिज हमेशा ऐसी हैप्पीली जाती रहे। और फिर वो उसे जैसे किस करने जा रहा होता है तभी इतने में यहाँ पर जीचंग का छोटा भाई आ जाता है और कहता है कि भाई क्या ये सच में आप ही हो? तभी वो इसे देखते ही रुक जाता है और जीचंग का भाई कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप यहाँ पर स्टॉल लगाए हुए हो। जीचंग जल्दी से अपने भाई का मुंह बंद करवाता है और कहता है कि बकवास करना बंद करो और कहता है कि चलो अब यहाँ पर आई गए हो तो कुछ शॉपिंग भी करो, तुम्हारी सिस्टर इन लॉ के बनाए हुए सारे डिजाइन से। तो फिर जीचंग का भाई हान कहता है कि ठीक है भाई मैं कुछ खरीदता हूँ। तभी रुआन तो कहने लगती है कि ये तुम्हारा भाई है तो ये फ्री में ले सकता है, पर जीचंग मना करता है कि नहीं ये सब तुम्हारी मेहनत की चीजें, मैं इसे फ्री में नहीं लेने दूंगा। फिर वो कुछ चीजें चूज कर लेता है और उसे प्राइस दिखाता है कि चल इतना पे कर। तो फिर जीचंग का भाई हान तुरंत ही पे कर देता है और फिर वो सारी ज्वेलरी कार में लाके अपनी गर्लफ्रेंड को देता है और बताता है कि ये अच्छा लगा ना तुम्हें, मेरी सिस्टर इन लॉ ने बनाई है। तो हान की गर्लफ्रेंड को ये ज्वेलरी पसंद आती है और वो कहती है कि लेकिन ये मुझे कहीं देखी हुई सी लग रही है, एक इंटरनेशनल डिजाइनर ने भी सेम यही बनाई है, तो लगता है कहीं उसने तुम्हारी सिस्टर इन लॉ की डिजाइन तो नहीं चुराई। हान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो प्लीज इस बारे में पता करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी सिस्टर इन लॉ की डिजाइन कोई चोरी करे और उनकी क्रेडिट खुद ले ले। तो कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं करती हूँ। और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जीचंग रुआन को एक डिजाइन कॉम्पिटिशन का इन्विटेशन देता है। तो फिर ये बहुत ही ज्यादा खुशी आती है और जीचंग से कहती है कि सच में तुम मेरे लकी स्टार हो। फिर यहाँ पर दोनों ही किस करने लगते हैं और बहुत ही हैप्पी होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रुआन वहाँ कॉम्पिटिशन के लिए पहुंच जाती है और तभी यहाँ पर लू भी आया होता है और वो इसे देखकर सोचता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है और फिर ये सोचता है कि मास्टर ने मुझे जिस लड़की के ब्लड के बारे में बताया था वो लकी होनी चाहिए और क्या पता अगर मैं इस रुआन का ब्लड यूज करूंगा तो फिर मेरा काम हो जाएगा। फिर वो इसके ऊपर हाथ रखता है। रुआन इसे देखते ही कहने लगती है कि तुम मुझसे दूर रहो तो ही अच्छा होगा। तो फिर ये कहता है कि इतनी एक्टिंग क्या कर रही हो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरी शादी तुम्हारे साथ होने वाली थी, हम लोग तो ऑलमोस्ट कपल बनने वाले थे, तो क्यों ना इस बात का फायदा उठाए, मेरा रूम यहीं पर ही है, तो क्यों ना तुम मेरे साथ चलो। रुआन से चिल्लाती है और कहती है कि मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी, मुझसे दूर हो जाओ। पर इतने में यहाँ पर यूवी आने लगती है और तभी यहाँ रुआन तो लू के पैर के बीच ही मारती है और फिर यूवी आकर लू की केयर करती है कि तुम्हें क्या हो गया। तो यू इसे उल्टा चिल्लाता है कि तुम तो कितनी अनलकी हो,
और तुमने मेरा इतना अच्छा प्लान खराब कर दी। और वो गुस्से में चला जाता है। फिर यूवे रुआन को चिल्लाने लगती है कि तुम कितनी बड़ी चालाक लड़की हो जो मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने के पीछे पड़ी थी, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड तो कितना गरीब है। और फिर वो इसके हाथ में से वो इन्विटेशन लेटर ले लेती है और ये देखकर शौक होती है कि आखिर इसे इस डिजाइन कंपटीशन के लिए इन्विटेशन कैसे मिल गया। फिर ये डर जाती कि नहीं, अगर ये यहाँ पे रहेगी तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगी कि मैंने इसकी डिजाइन चुराई हूँ। फिर यूवे रुआन से कहती है कि देखो सिस्टर, तुम्हारा ना इस डिजाइन कंपटीशन में आके कोई फायदा नहीं है, तुम अपना मजाक मत उड़ाओ और ना ये इन्विटेशन लाओ मुझे दे दो। तो रुआन से चिल्लाती है कि मजाक मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा बनेगा, क्योंकि सभी को सामने पता लग जाएगा कि तुमने मेरी डिजाइन चुराई हो। तो यूवी कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो। रुआन कहती है कि तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि तुमने मेरी डिजाइन चुराई है और ये बात मुझे भी पता है। तुम तो हर चीज में फेल हो, तुम ना अच्छी सिस्टर बन पाई, ना अच्छी वाइफ और ना ही अच्छी डिजाइनर। तो यूवे कहती है कि बहुत हो गया। ऐसा बोलकर रुआन जाने लगती है तो यूवे इसे रोकती है और कहती है कि तुम्हारा बहुत हो गया, मैंने तुम्हें बहुत झेल ली। तो रुआन इसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि झेल तो मैं रही हूँ तुम्हारा। और फिर वो इसका बाल भी नोचने लगती है और कहती है यहाँ पर सीसीटीवी लगा हुआ है और सभी को पता लग जाएगा कि मेरी डिजाइन तुमने चोरी की थी और यहाँ पर तुम एक्सपोज हो रही हो। और फिर ऐसा बोलकर वो इसे पुश करके चली जाती है। फिर यूवी को बहुत गुस्सा आता है और ये सोचती है कि नहीं, मैं इसे इस लाइफ में भी मेरे से जीतने नहीं दूंगी। और फिर ये किसी को कॉल कर और फिर ये अपने किसी फ्रेंड को कॉल करके रुआन को गलत टाइमिंग बताने के लिए बोलती है कंपटीशन में आने के लिए। पर हम देखते हैं कि जीचन यहाँ रुआन को सही वाला टाइमिंग का पूरा लिस्ट दे देता है और कहता है कि ये सब यूवे करवा रही थी ताकि वो तुम्हें फेल करवा सके, लेकिन मैंने बोला था ना मैं किसी को भी तुम्हें बुली करने नहीं दूंगा। तो रुआन कहती है कि वैसे तुमने ये कैसे लेकर आए और क्या तुम्हारे पास काम नहीं रहता है, तुम्हारे पास तुम्हें इतना टाइम कैसे मिल गया कि तुम यहाँ होटल में मेरे साथ हो। तो फिर ये कहता है कि तुम तो जानती हो कि मेरी फैमिली बैंकक्रप्ट हो गई है, तो क्या हुआ। ये सारी चीजें पता लगाना मेरे लिए चुटकियों का खेल है। और वो उसे जल्दी से शावर लेने के लिए भेज देता है। पर रुआन को फिर शक होने लगता है और वो सोचती है कि नहीं, मुझे अब बिल्कुल नहीं लगता है इसे देखकर कि ये बैंकक्रप्ट है, पक्का ये मुझसे कुछ तो छुपा रहा है और मुझे ये जान के रहना होगा। और फिर जीजंग भी डर रहा होता है कि मेरी वाइफ रोज रोज मुझ पर शक करती जा रही है, मुझे अब जल्द से जल्द कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी उसे सब सच बताने के लिए। और फिर ये तुरंत ही अपने छोटे भाई को कॉल करके उसे काम दे देता है कि कल तुम्हारी सिस्टर इन लोग कंपटीशन के लिए जा रही है और अगर उसे किसी ने थोड़ा सा भी बुली किया ना तो फिर मैं तुम्हारी पॉकेट मनी कट कर दूंगा। और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि यूवे पहले यहाँ कंपटीशन के लिए कंपनी में पहुंच जाती है और वो सोचती है कि रुआन तो टाइम पर पहुंच ही नहीं सकती क्योंकि मैंने उसे गलत टाइमिंग बता के रखी हूँ। पर फिर जैसे ये डोर खोलती है तो देखती है कि रुआन तो पहले यहाँ बैठी हुई है। पर फिर भी ये सोचती है कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी क्योंकि इसने पहले से ही कंपनी की जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके साथ मिल गई होती है और उसको फ्रेंड बना चुकी होती है। और वो यहाँ पर आते के साथ ही रुआन की जो डिजाइन है उसे कैंसिल करने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें पहले डिस्क्वालीफाई कर रही हूँ। तो रुआन कहती है कि ये मेरी डिजाइन है और ऐसे तुम मुझे निकाल नहीं सकती हो। तभी इतने में यहाँ पर हान और उसकी गर्लफ्रेंड पहुंच जाते हैं और ये वाइस प्रेसिडेंट की वो कजिन होती है। असल में ये कंपनी इसकी है, इसलिए वो यहाँ पर कहती है कि रुआन को ऐसे कैसे तुम निकाल सकती हो। और वो अपनी कजिन को चिल्लाती है और वो यूएस से भी कह देती है कि तुम भी यहाँ से निकलो, मैं तुम्हें डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई कर रही हूँ क्योंकि तुम एक डिजाइन क्योंकि तुमने डिजाइन की चोरी करी है। फिर यूवे और ये कजिन दोनों ही यहाँ से बाहर चले जाते हैं और हान और उसकी गर्लफ्रेंड मिलके रुआन को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं कि उसकी डिजाइन सबसे बेस्ट थी। तभी यहाँ बाहर आने के बाद यूवे रुआन को चिल्लाने लगती है कि आखिर तुमने अपने कौन से तरीके आजमाई और मेरा क्रेडिट मुझसे छीन ली। तो रुआन इसे चिल्लाती है कि ये क्रेडिट मेरा था और तुम मुझसे छीन रही थी और तुम्हें शर्म तक नहीं आ रही है इसे अपने डिजाइन बोलते हुए। तो यूवे गुस्से में कहती है कि अब जब तुम्हारा हाथ ही नहीं बचेगा तो तुम डिजाइन क्या बनाओगी। और फिर वो चाकू से उसे मारने वाली होती है पर तभी इतने में यहाँ उसके सामने जीचंग आ जाता है और वो रुआन को प्रोटेक्ट कर लेता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। फिर रुआन उसकी फिक्र करने लगती है कि तुम ठीक तो ये कहता है कि मेरी फिक्र मत करो। और फिर वो यूवे को चिल्लाता है कि अब मेरा लॉयर ही तुमसे बात करेगा और तुम बचोगी नहीं। तो यूवे कहती है कि तुम उड़ क्या रहे हो, तुम अब मामूली से बंदे हो और बैंकक्रप्ट हो चुके हो, तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। पर फिर हम देखते हैं कि ये जब यहाँ लू के घर पे होती है तो इसे फिर कोर्ट की तरफ से एग्रीमेंट आता है कि उसके ऊपर केस हो गया है कि उसने रुआन की डिजाइन चोरी करी थी, इस वजह से उसको काफी पैसों का जुर्माना भरना पड़ेगा और साथ ही साथ इसने उसे मारने की भी कोशिश करी थी, इसकी वजह से भी उसे काफी पैसे भरने पड़ेंगे, नहीं तो वो जेल जाएगी। ये सब पढ़कर ही शौक हो जाती है और लू से कहती है कि अब तुम ही मेरी कोई हेल्प करो। तो वो इसकी हेल्प करने के लिए मना कर देता है कि मेरे पास तुम्हारे ऊपर पैसे वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है। फिर दूसरी तरफ हम रुआन को देखते हैं जिसको कॉल आती है और उसे भी इस बारे में पता लग जाता है। तो फिर जीचंग उससे आके पूछता है कि क्या हुआ है। तो ये बताती है कि यूवे ने डिजाइन चोरी करी थी, इस बारे में सभी को पता लग गया है और उसे इंडस्ट्री से बैन कर दिया गया है। और फिर वो डायरेक्टली जीचंग से पूछती है कि तुम मुझे सच बताना, इसके पीछे तुम्हारा हाथ है ना और तुम ही ने उसे फायर करवाया हो
तो ये कहता है कि अगर मेरे पास इतनी पावर होती और मैं करवा सकता तो मैं कब का करवा चुका होता, इतना टाइम वेट नहीं करता। तो ये कहती है कि फिर क्या मैं सच में ज्यादा ही सोच रही हूँ। जीचेंग कहता है कि चलो अच्छा, अभी इतना ज्यादा मत सोचो, हम लोग अब कुछ रिलैक्स करते हैं। और फिर वो उसे किस करने लग जाता है। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि रुआन जीचेंग की कंपनी में उसके लिए लंच बॉक्स लेकर गई होती है और वो रिसेप्शनिस्ट से जीचेंग का ऑफिस पूछकर वहां पर जाने लगती है। तभी इतने में जीचेंग का असिस्टेंट यहाँ पर पहुंचता है और उसे एम्प्लॉय से पता लगता है कि जीचेंग की वाइफ यानी कि रुआन यहाँ पर आई है। तो वो जल्दी से उसे कॉल करके बता देता है। जीचेंग जैसे ये सुनता है तो शॉक होता है और जल्दी से अपनी कोट वगैरह उतार देता है। और फिर रुआन यहाँ पहुंचती है तो वो शॉक होती है कि वो मिस्टर येन के ऑफिस में क्या कर रहा है। फिर वो काफी बहाने बनाने लगता है और फिर असिस्टेंट और वो दोनों साथ में मिलकर रुआन को दूसरी जगह दिखाते हैं कि जीचेंग यहाँ पर काम करता है। रुआन कहती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम यहाँ पर असिस्टेंट के लिए नहीं बल्कि असिस्टेंट तुम्हारे लिए काम कर रहा है। जीचेंग कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर कंपनी के सारे एम्प्लॉयज यहाँ पर इन लोगों को अच्छे से ग्रीट करने लगते हैं क्योंकि उन सभी को पता है कि ये बॉस की वाइफ है। और ये देखकर रुआन तो शॉक हो रही होती है कि ये सभी ऐसा क्यों कर रहे हैं। और फिर जीचेंग जल्दी से बहाने बनाता है और रुआन से कहता है कि हम सारे कलीग एक दूसरे को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए ये सब ऐसा कर रहे हैं। और वो सभी को बैठने के लिए बोल देता है। तभी रुआन कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग तुम्हें जैसे देख रहे हैं जैसे कि तुम इस कंपनी की बॉस हो। और फिर दूसरी तरफ हम यूवे को देखते हैं जो कि किसी रिच आदमी के साथ नाइट स्पेंड कर लेती है ताकि उसे कुछ पैसे लेकर वो अपना वो केस का पैसा भर सके ताकि वो जेल जाने से बच सके। और फिर वो यहाँ पर आकर अपना नेम क्लियर करने के बाद आकर लू को इस बारे में बता देती है कि अब उसका काम हो चुका है। तो ये कहता है कि कभी कुछ ऐसा काम मत करना कि तुम्हारी वजह से मेरा नाम खराब हो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो ये कहती है कि हस्बैंड मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। और फिर हम देखते हैं कि यूवे और रुआन दोनों ही अवार्ड कॉम्पिटिशन के लिए पहुंचते हैं क्योंकि अब यूवे ने तो अपना नेम क्लियर करवा ली है और वो भी यहाँ अवार्ड लेने के लिए आई होती है। और वो उसी रिच बंदे की हेल्प की वजह से रुआन के ऊपर झूठा इल्जाम लगाने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि जीचेंग यहाँ पर अवार्ड देने के लिए आया होता है और उसने मास्क लगाया होता है ताकि कोई उसे पहचाने ना। तभी रुआन उसे कहने लगती है कि मिस्टर येन आप मुझे बिलीव करो, मैंने कोई डिजाइन चोरी नहीं करी हूँ और ये लोग मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। तो फिर वो अपना मास्क हटाता है और कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे तुम पर बिलीव है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि मिस्टर येन कोई और नहीं बल्कि यही था। और फिर वो यहाँ पर रुआन का नेम भी क्लियर करता है और सभी को ये भी बताता है कि ये मेरी वाइफ है। और फिर वो उसे किस करने लगता है और कहता है कि वाइफ मैंने तुमसे जानबूझ के झूठ नहीं बोला था। ये कहती है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी जो मेन काम है वो करते हैं। यूवे तो अभी भी सोच रही होती है कि ये तो वो बैंकक्रप्ट वाला बंदा है। यूवे तो अभी भी सोच रही होती है कि ये हो ही नहीं सकता मिस्टर येन, इसकी फैमिली तो बैंकक्रप्ट हो चुकी थी। फिर वो कहती है कि जरूर तुम मिस्टर येन बनने की एक्टिंग कर रहे हो। तो लुई से चिल्लाता है क्या बहुत हो गया, तुम खुद भी फंस रही हो और मुझे भी फंसाने की कोशिश कर रही हो। तभी यहाँ पर रुआन कहती है कि मैं अपना नेम अब खुद क्लियर कर सकती हूँ। और फिर वो यहाँ यूवे की उसी वीडियो को मंगवाती है कि वो कैसे उस रिच मैन के साथ थी और उसके दम पर ही उसने उसके बारे में झूठी न्यूज बनाई और अपना नेम भी क्लियर करी। रुआन प्रूफ कर देती है कि यूवी ने उसके ऊपर सारा झूठा इल्जाम लगाई है। तभी लू को यहाँ पर बहुत गुस्सा आता है कि यूवी ने सच में उसका नाम खराब कर दी। वो उसे जोर से पुश कर देता है और जैसे ही यूवी नीचे गिरती है तो उसका मिसकैरेज हो जाता है। तो ये देखकर ये लोग उसे यहाँ से लेकर जाते हैं। और फिर हम देखते हैं स्टेज पर जीचेंग रुआन को अवार्ड देता है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है। और फिर यहाँ हम देखते हैं कि यूवे तो हॉस्पिटल में होती है और बहुत ज्यादा गुस्सा होती है कि उसका सारा प्लान भी खराब हो गया और लू भी उसके अगेंस्ट हो गया। पर फिर वो सोच लेती कि नहीं, अब वो लू के साथ और नहीं रहेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि रुआन जीचेंग से गुस्सा होती है तो वो उसे मनाने के लिए जाता है। तो ये कहती है कि आखिर तुमने मुझसे छुपाया क्यों था। तो ये कहता है कि शुरू में तुमसे मैं इसलिए छुपा रहा था क्योंकि मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहता था। मुझे लग रहा था कि तुम बस एक गोल्ड डिगर हो जो कि मेरा फायदा उठाना चाहती है, इसलिए मैं जानबूझ के बैंकक्रप्ट होने की एक्टिंग कर रहा था। और फिर मुझे धीरे धीरे तुमसे प्यार हो गया क्योंकि मुझे पता लगा कि तुम बहुत ही अच्छी हो। और फिर मैंने तुम्हें बताना चाहा तो सोचा कि अचानक से मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें शौक लगेगा, इसलिए मैं कोई अच्छा टाइम ढूंढ रहा था। फिर रुआन इसे माफ कर देती है और दोनों के बीच में सब कुछ क्लियर हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू यहाँ पर यूवे को चिल्ला रहा होता है। तो वो कहती है कि तुम्हें पता है मेरी तुम्हारे साथ शादी होनी नहीं चाहिए थी क्योंकि तुम्हारी शादी ना पिछली लाइफ में रुआन के साथ हुई थी और मैंने जानबूझ के इस लाइफ में इस शादी को चेंज कर दी और तुम्हारा सब बर्बाद हो गया, नहीं तो तुम अमीर हो जाते। तो फिर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसका गला दबाने लगता है कि तुम्हारी वजह से मैं भी बर्बाद हो गया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रुआन और जीचेंग साथ में होते हैं। पर फिर यहाँ पे लू पहुंच जाता है और रुआन से कहने लगता है कि मेरी वाइफ तुम होनी चाहिए थी और तुम अभी भी मान जाओ तो हम दोनों साथ हो जाएंगे। रुआन से चिल्लाती है कि पिछली लाइफ में ऐसे ही तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिए थे और मैं तुम्हारे पास वापस कभी नहीं आऊंगी। और फिर जीचेंग भी इसे दूर करता है और रुआन को लेकर अपने घर जाता है।
यहाँ पर जीचन की पूरी फैमिली बहुत ही हैप्पीली इन लोग का वेलकम करते हैं और रुआन से मिलने के लिए खुश होते हैं। और फिर जीचन यहाँ रुआन से कहता है कि अब फाइनली सब कुछ ठीक हो चुका है और फिर वो उसे अपनी फैमिली के सामने प्रपोज करके किस करने लगता है। इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।